कुछ चीज़ें देखिए और बताएंगे आगे बढ़ने से पहले। देखिए आपको एपिग्लॉटिस के बारे में पता है, तो एपिग्लॉटिस किस तरीके से काम करता है उसे देख रहे हैं, और कुछ और चीज़ें देखें फिर आगे बढ़ें। What happens if food goes to wrong tube? देखिए ये lay down some crackers or something along those lines. It goes down the wrong tube. It's literally देखो ये ब्यूकल कैविटी है और ये बीच में ये थोड़ा सा पोर्शन कुछ नहीं है, ये यहाँ कार्टिलेज है, और ये नासल कैविटी है। जहाँ ये दोनों मिलते हैं वहाँ पर एक यूवुला लटकता रहता है, ऐसे जो हमारे माउथ में नहीं लटकता रहता है, तो उसको यूवुला कहते हैं। दैट वॉट एवर हैंग्स, तो ये क्या करता है बताइए, जो किसी के भी माउथ में है, दैट ये चीज जो लटक रही है ये टीथ हो गए। तो दिस इज द फंक्शन इज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू नोज। यूव्यूला का क्या काम है, अब ये बता रहे हैं आपको इसका फंक्शन। एक है यूव्यूला, ये क्या चीज है जो लटक रही है यहाँ पर, यूव्यूला। तो ये हो गई नेसल कैविटी, और ये क्या हो गई बोलो, बकल कैविटी। और जहां पे ये दोनों मिलते हैं उसे क्या कहेंगे, ये पोर्शन कहलाता है फेरिंग्स। इसे क्या कहेंगे, फेरिंग्स। तो अब ये आगे चला, जब ये आगे चला तो यहाँ से देखो एक क्या चीज निकल गई, ये दैट इज विंड पाइप, दूसरी क्या हो गई, ये फूड पाइप है। तो अब यहाँ पर कुछ ऐसा होना चाहिए, जो चीज़ वहाँ पर ऐसे निकली है तो हम इसको कैसे बना दें, दैट इट जो यहाँ पर ऐसे हो, वो उधर से है तो हम इधर से बना दें। तो बोलो फूड आएगा तो क्या होगा, बोलो इस पे गिरेगा, तो गिरने पे क्या होगा, ये बंद हो जाएंगे। तो जस्ट ये जो आपकी नेक है, नेक के ही पास, नेक के ही पास ये देखो, नेक के पास यहाँ थोड़ा सा एडम्स एप्पल होता है, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जिससे लड़कों की आवाज़ जो है वो कैसी होती है, लाउडर हो जाती है। तो ये क्या चीज़ें बताइए, दैट इज ये भी इससे कनेक्टेड है, विंड पाइप है ना, तो हवा जब इस पर जाती है तो उसको ये एम्पलीफायर है, साउंड को क्या कर देगा, जैसे तेज आवाज़ एम्पलीफाई नहीं होती किसी तरीके से, तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही, क्या ये लंग्स से आ रही। लेकिन जब ये पैसेज में मिलेगी तो यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, वो कौन सा बॉक्स है उसको हम फिर से बता देंगे, 8th में पढ़ाया गया, एडम्स एप्पल का स्ट्रक्चर भी था, लेकिन फिर से बताएंगे। तो उस बॉक्स को कहते हैं, वॉइस बॉक्स को लैरिंग्स, क्या कहते हैं, क्योंकि अब हम इसी को पढ़ने ही जाना है। तो ये है लैरिंग्स, इसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं, साउंड बॉक्स, जिससे आवाज़ बड़ी हो जाती है। अब ये क्या चीज़ है बताओ, क्या ये विंड पाइप है, दिस इज विंड पाइप। ओके, तो लंग्स से आवाज़ आती है तो बोलने के भी काम आएगा, अदरवाइज लंग्स में रेस्पिरेशन भी और लंग्स ही हमें बोलने में भी मदद करते हैं। लंग्स के दो काम हैं, लंग्स से जब हवा आएगी तो जैसे दो पेपर में हवा मारो तो फटफट फटफट करते हैं कि नहीं, तो वैसे ही यहाँ पर दो अलग अलग तरीके के मेम्ब्रेन्स हैं, जब उनके बीच से हवा आएगी, पेपर ऐसे दो लोग फूको तो फटफट नहीं करते हैं, तो उसी तरीके से जब आवाज़ आती है, और उसको रेगुलेट कौन करता है, उसको रेगुलेट करेगा हमारी टंग। क्या करेगी, टंग रेगुलेट करेगी। देखो टंग में तुमने काखा गाघा अंगा पढ़ा है, तो काखा गाघा अंगा सारे लेटर्स पीछे से ही निकलेंगे, बोल के देख लेना, काखा गाघा, फिर चाचा जाजा हिया, तो जो बीच वाली टंग ऊपर टकराएगी, तो उसके बाद ताथा दादा माँ, सब जब टिप टकराए तो दूसरा पापा पापा माँ, तो उसको कहते हैं कचट्टब। ये जो रेगुलेट है पीछे से आगे, कुछ होष्ठव्य होते हैं, कुछ तालव्य होते हैं, और कुछ पीछे के होते हैं, कुछ कंठव्य होते हैं, जो लेटर्स बनाए गए हैं, ऐसे नहीं लिख दिए गए कुछ कुछ, उसको बोलने में एक जैसा ही निकले, जिससे बच्चे आसानी से सीख सकें। जब उन्हें का से कमल, खा से खरगोश, तो एक ही जगह से बोलें, उन्हें मुश्किल ना हो, ऐसा उन्हें सिखाया जाता है ना।
फिर जब चचा जजना देखो एक ही जगह से, तो उनका ओरिजिन ऑफ लेटर से ये बनता है। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि जो यूव्यूला है वो फ्रेंच बोलने में हमारी मदद करता है, ये नीदरलैंड की, वो भी हम दिखाएंगे। तो देयर आर द सम कंसोनेंट्स व्हिच कैन ओनली बी प्रोनाउंस्ड बाय यूव्यूला। यूव्यूला दो काम करता है, दिव्या बोलो, दो काम क्या करता है? हेल्प करता है, दूसरा नोज में नहीं जाने देता है, वहाँ रोकता है, ये हैंगिंग पोर्शन में। और एक हमने ये काम बताया, बोलो इसका क्या नाम है अंकुर? एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस का क्या काम है? That it prevents the entry of food into windpipe। समझ आ गई बात? तो एपिग्लोटिस हो गया। फेरिंग्स क्या चीज है बोलो शेखर? सही है, दैट इज द जंक्शन। आप ध्यान से सुन रहे हैं। तो अब हम तीन चीजें लिखें। एक हमें ये बताना है कि ये यूव्यूला जो हैंगिंग है वो क्या है? यूव्यूला, ये देखो। तो यूव्यूला के बारे में थोड़ा देखें और फिर समझें। यूव्यूला, तो ये जो हैंगिंग चीज है इसको क्या कहेंगे? दैट इज यूव्यूला। ओके, तो इसका काम क्या है? हाउ यूव्यूला वर्क्स। तो ये फूड को क्या करेगा? दैट इज पीछे जाने में अस्सलाम ये देखो। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके मुंह में एक घंटीनुमा छोटा सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है? क्या आप जानते हैं कि इस ऑर्गन को क्या कहा जाता है और ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है? देखिए, हमारे मुंह में प्रेजेंट इस ऑर्गन को यूविला कहा जाता है। यूविला मीट, okay, it is the junction where buccal cavity and nasal cavity meet। और तीसरी चीज क्या है? एपिग्लोटिस। जब हम उसकी बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तब हम इसकी बात कर लेंगे लैरिंग्स की, क्योंकि वॉइस बॉक्स उसी से अटैच्ड है। ठीक है, तो एपिग्लोटिस इट इज ए वॉल्व। वॉल्व वो चीज होता है जो कहीं पर किसी चीज को जाने से रोके, तो ये रोक रहा है ना। विच प्रिवेंट्स फूड टू एंटर इनटू विंड पाइप। सही है। सो विच prevents food to enter into windpipe। तो कुछ लोगों ने जो डायग्राम बनाया है, तो यहाँ पर यहीं पर बनाना है आपको। दिस इज, जब ये ब्यूकल कैविटी हो जाएगी, यहाँ बीच में एक मेम्ब्रेन है जिसको पैलेटिक मेम्ब्रेन कह रहे हैं, और ये दोनों देखो यहाँ पर ही बस एक ऐसे करके ऐसे बना देना, और बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, क्योंकि यहीं से ही तो विंड पाइप यहाँ होना चाहिए कि नहीं। तो ये एडम से कर लीजिए चीज, बस यहीं एपिग्लोटिस, बहुत नीचे नहीं कि डायफ्राम तक जाके तब सब करते, क्योंकि यहाँ से तो विंड पाइप शुरू हो जाना चाहिए ना। ओके, नाउ लैरिंग्स के बारे में लिख लो। लैरिंग्स, इट इज वॉइस बॉक्स अटैच्ड टू विंड पाइप। ठीक है, इट एक्ट्स एज ए एम्पलीफायर। व्हेन एयर पासेस थ्रू विंड पाइप, हवा आएगी ना लंग से, तो उसमें क्या होगा? देन इट एम्पलीफाइज द साउंड। It is amplifier।
which ये क्या makes sound louder, makes sound louder। कभी कभी किसी चीज़ में आप किसी में बांसुरी में या किसी तरीके के इंस्ट्रूमेंट में आप बोलोगे तो साउंड को वो लाउडर कर देगा कि नहीं, जैसे मेगाफोनिक कर देता है। तो ऐसे ही ये जो वॉइस बॉक्स है इसी तरह से काम करता है। हल्की सी हवा हमारी तेज आवाज़ जिससे निकाल दी तो ये एम्पलीफाई कर रहा है। वैसे ही जो बॉयज़ बोलते हैं तो उनकी आवाज़ एम्पलीफाइड होती है और उनका ये पोर्शन उठा हुआ भी रहेगा, जबकि लड़कियों की गर्दन सुराहीदार होती है, वो सुराही नुमा होती है, वो थोड़ी ना उठी हुई रहेगी। तो रिक्शे वाले को बुलाना होगा तो लड़के अच्छे तरीके से बुला पाएंगे और लड़कियां बुला ही नहीं पाएंगी, रिक्शे वाला चला जाएगा। तो इस तरीके से इनमें वॉइस में क्या होगा, विच मेक्स साउंड लाउडर, ओके, वो एम्पलीफाई कर रहा है। आगे की बात देखो, नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। What are the differences between autotrophic and heterotrophic nutrition? तो देखते हैं कुछ अलग समझ जाए। Autotrophic nutrition, food is synthesized by organism by using simple inorganic substance like CO2, water, in presence of sunlight, and chlorophyll ये ठीक है। ऐसा किया जाता है। ये किसमें है, इन प्लांट्स में, और यूजिंग सम केमिकल्स। बस वो सनलाइट नहीं लेंगे। दूसरे केस में जो कीमोट्रोपिक है ना, एक उसमें क्या फोटोट्रोपिक है, ऑटोट्रोपिक में ही तो दोनों आते हैं। और यूजिंग केमिकल्स इन सम बैक्टीरिया इन फ्यू केसेस। तो ये चीज है, ठीक है। सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एग्जिस्ट इन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोटिक है। सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 लोगों में होगा, इज प्रेजेंट इन जो प्लांट्स हैं। प्लांट्स तो ग्रीन ही होंगे, अगर ग्रीन नहीं होंगे तो नहीं कर पाएंगे। इन प्लांट्स ब्लू ग्रीन एल्गे, नील हरित शैवाल एंड बैक्टीरिया, जैसी जो काई होती है ना नीले हरे रंग की, ब्लू ग्रीन एल्गे एंड बैक्टीरिया। अब देखो, heterotrophic mode of nutrition, those organisms which cannot prepare their own food। अगर हम लोगों की बॉडी का थोड़ा सा भी पार्ट हरा होता तो आज किसी को सरकारी नौकरी करने की जरूरत ना होती, खड़े खड़े खाना बनाते, मजे से खाते, सो जाते। लेकिन ये भगवान ने दिया नहीं, नौकरी की जरूरत ना पड़ती, पढ़ना लिखना भी ना पड़ता, खड़े खड़े खाना बनाए, मजे से सोए, खाए पिए, दौड़े। हल्का सा भी कर देता, एक आध हाथ ही हरा कर देता, नहीं। सो विच कैन नॉट प्रिपेयर, उसी खाने के लिए कितना लोग दौड़ रहे हैं। Those organisms which cannot prepare their own food, ठीक है, depends on autotroph
फॉर देयर फूड नीड्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और दे इंजेस्ट द ऑर्गेनिक फूड, वे इनऑर्गेनिक को नहीं खाएंगे। वो लोग क्या इंजेस्ट करते हैं? दे इंजेस्ट, जबकि वो लोग इनऑर्गेनिक को लेते हैं। सो दीज इंजेस्ट organic food and such kind of nutrition is called heterotrophic nutrition. What do plants get? Each of the raw material required. तो where do ये plants कहाँ से ये पाते हैं raw material? So plant get water from soil through roots, plants get CO2 from stomatal pore present in leaves. Take sunlight, ऐसा वो करते हैं, यही दो रॉ मटेरियल। थ्रू एयर, एयर से वो लेते हैं CO2। What is the role of acid in our stomach? So HCl acid provides medium for pepsin to work. Next is it kills harmful bacteria present in food. Okay. What is the function of digestive enzymes? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो प्रोटीन है वो तीन तरीके के होते हैं। एक तो स्ट्रक्चरल होते हैं, जिससे सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, प्रोटीन से ही तो बनी होती है, दैट इज लिपिड, और प्रोटीन से ही सेल की मेम्ब्रेन होती है कि नहीं। और दूसरी चीज है हार्मोनल, ये हमको डायरेक्शनल ग्रोथ देते हैं और जेंडर भी डिसाइड करते हैं। और एंजाइमल क्या होते हैं? जो फूड में लाइपेज, एमाइलेज, ये सभी तो एंजाइमल प्रोटीन है। तो ये क्या काम करते होंगे? ये डाइजेस्ट करते हैं। दे इंक्रीज एनी बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल रिएक्शन, जो हमारे शरीर में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया हैं, ये उनकी गति को बढ़ा देते हैं। दे इंक्रीज द स्पीड विदाउट गेटिंग कंज्यूम। जो तुम्हारे बॉडी में जितना लाइपेज शुरू में था 10 साल पहले, उतना ही वो बन नहीं रहा है, वो अपना काम करता है, फिर उतने का उतना ही। दे इंक्रीज द बायोकेमिकल रिएक्शंस विदाउट गेटिंग कंज्यूम। जब तुम वॉमिटिंग करते हो तो तुम्हारा लाइपेज एमाइलेज निकल जाता है। तो मम्मी कहती है 10 दिन खिचड़ी खाओ, कम से कम थोड़ा तो लाइपेज बनाओ, बोलती है कि नहीं? या एमाइलेज या पेप्सिन बना लो। जब तुम वॉमिटिंग करती हो तो पेप्सी क्यों पीती हो? पेप्सिन बनाने, ये जो भी हो, बात समझ आई कि नहीं? तो दैट इज डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या है बोलिए? एंजाइम्स आर बायोकेमिकल कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं?
कैटलिस्ट का मतलब है वो किसी भी रिएक्शन को मोटिवेट करता है, बढ़ाता है। मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ लेकिन बच्चे पास होते जा रहे हैं हमारे थ्रू होकर के, तो हम कंज्यूम नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम छोटे छोटे इनाम दे के, हम बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे हैं इनसे कि तुम जिले के टॉप कर दो तुमको मोटरसाइकिल देंगे, तो ये कहेंगे अरे इतना बड़ा चीला और हम कैसे, और थोड़ा थोड़ा एक एक क्वेश्चन पे अगर हम इनाम दे तो कोई टॉप कर जाए। तो कैटलिस्ट प्रोवाइड्स अल्टरनेट पाथवे फॉर रिएक्शन टू अकर। बड़ी चीज नहीं कराता इस पहाड़ से, लोग बोले अच्छा इस पत्थर पे चढ़ो, अब इस पत्थर पे चढ़ो, पहाड़ चढ़ा देगा। बात समझ आई? तो हमको आपको क्या देना है? अल्टरनेट पाथवे। दे डू नॉट हिंडर द रिएक्शन, हाउएवर फैसिलिटेट्स द रिएक्शन टू हैपन। वे रिएक्शन को फैसिलिटेट करते हैं, तुम इस रास्ते से हो जा, अच्छा वहाँ वैसा लग रहा है। समझ में आ गई बात कि नहीं? सो कैटलिस्ट क्या देते हैं बताइए? अल्टरनेट पाथवे फॉर द रिएक्शन टू हैपन, ठीक है, विदाउट गेटिंग कंबशन। बायोकेमिकल कैटलिस्ट जो कि क्या करते हैं बताइए? एंजाइम्स क्या हैं? बायोकेमिकल कैटलिस्ट विच break down complex मैक्रोमोलिक्यूल्स। बड़े मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल, और उनको वो किसमें बदल देगा? माइक्रोमोलिक्यूल्स। सही है? कॉम्प्लेक्स लार्ज मॉलिक्यूल्स, मैक्रो भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन, और कॉम्प्लेक्स शुगर तो तुम जानते ही हो, स्टार्च, और क्या हो सकता है? क्या फैट। और कुछ लोग तो क्या करते हैं कि मुर्गे का लीवर खा जाते हैं। अगर उन्होंने मुर्गे का लीवर खाया है तो उनको अब किस चीज़ को डाइजेस्ट करना पड़ेगा? ये बताने ग्लाइकोजन, क्योंकि लीवर में ही ग्लाइकोजन है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि स्टार्च ही नहीं होता सर, कुछ लोग अगर मांसाहारी हैं तो वो फिर लीवर भी खाएंगे। यहाँ बिक रहा है 250 रुपये किलो लीवर बगल वाली दुकान में, वो लीवर बेच रहा है मुर्गे का, तो वहाँ अगर लीवर जिसने खाया तो वहाँ तो ग्लाइकोजन है, शुगर का एक फॉर्म जो हम लोग के लीवर में भी है, तो उसको भी पता है। सही कि नहीं? तो जो भी हमने इतना लिख दिया, इनटू ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, किसमें तोड़ देगा? जैसे शुगर, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, शुगर ना लिखो, ग्लूकोज लिखो, ग्लूकोज, अमीनो एंड ग्लिसरॉल, विच कैन इजिली बी एब्जॉर्ब। वे फिर हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी फॉर एसिमिलेशन, क्योंकि वो सेल में पहुंचना है ना, तो ये इनका काम है। easily be absorbed in intestine, small intestine में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, बाई ब्लड कैपिलरीज। How is the small intestine designed to absorb food? The small intestine has millions of tiny finger-like projection. हमको उन्हें क्या कहते हैं? That is projection called microvilli. ठीक है, इसका फिगर तो आप लोगों ने देखा है माइक्रोविली का ना। तो वो क्या करते हैं? दे इंक्रीज द सरफेस एरिया अप टू वेरी लार्ज एक्सटेंट सो दैट फूड इज, जो डाइजेस्टेड फूड इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब। दीज इंक्रीज the surface area to large extent so that digested food is completely absorbed.
रेस्पिरेशन, अब आपके बुक में प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में कुछ लिखा नहीं, इसलिए हम भी नहीं देख रहे हैं, तो होगा तो फिर बताएंगे, कहीं तक दिया है कुछ क्या। कभी टीचर बोलेंगे तो बता देना, तब हम जाइलम फ्लोएम के बारे में ट्रांसलोकेशन ट्रांसपिरेशन पूरा ही बता देंगे। है कहाँ? वो आगे क्यों किया? एनिमल खरीदे क्या? ट्रांसपोर्टेशन में दे दिया ना, हम भी ट्रांसपोर्टेशन, उसको ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे। Now, respiration. इस चीज श्वसन, ठीक है। अभी हम लोगों ने पाचन पढ़ा है, फिर श्वसन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद चीज़ों का संवहन। ये चैप्टर 3 चीज़ों का, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड देन एक्सक्रीशन, चीज़ों का उत्सर्जन, 4 चीज़। तो अभी हम सेकंड स्टेज पर हैं, दैट इज रेस्पिरेशन। व्हाट डज इट मीन बाय रेस्पिरेशन? दैट इज प्रोसेस ऑफ, सबसे सिंपल डेफिनेशन, process of releasing energy from digested food। जब तुमने खाना खा लिया, डाइजेस्ट कर लिया, सेल तक क्या चीज पहुंचा दी? ग्लूकोज। अब उस ग्लूकोज से क्या करोगे? तोड़ोगे कि नहीं? और कहाँ तोड़ोगे उत्कर्ष उसको? बताओ, सेल के अंदर कहाँ तोड़ोगे? माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो दैट इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, तो द प्रोसेस ऑफ breaking down the digested food in order to release energy is called respiration. Process of breaking down the digested food. So process of releasing energy from digested food. हमने खाना इसीलिए खाया क्योंकि हमें तो लाइफ प्रोसेसेस में बहुत सारी एनर्जी चाहिए, is called respiration। ठीक है। अब देखो, रेस्पिरेशन 2 तरीके का हो सकता है। एक तो इन एयर में हो, ऐसा 8th की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हो या किसी को याद हो तो था 8th में। एक्चुअली होता क्या है, जो तुम 8th में पढ़ते हो, तुम ये देख लो कि जो तुम 7th में पढ़ोगे वो 9th में मिलेगा। 7th में तुमने मोशन पढ़ा होगा तो 9th में मोशन मिलेगा, और फिर अब 11th में मोशन मिलेगा। और जो तुमने 8th में पढ़ा, 8th में पढ़ोगे, नहीं तो हर साल वही पढ़ाया जाए तो बच्चे बोर हो जाए। तो जो तुमने 9th में मोशन चैप्टर पढ़ा है, 12th में नहीं मिलेगा, 11th में मिलेगा। एक साल छोड़ के पढ़ा जाता है, ऐसा MSc तक चलेगा। और तुमने जो 8th में रिप्रोडक्शन सिस्टम भी पढ़ा है, तो एक साल छोड़ दिया, बच्चे भूल गए, फिर से रिवाइज करो और थोड़ा एक्स्ट्रा। तो जो तुमने 8th में पढ़ा, 10th की बुक उठा के देख लेना, और या कभी जब तुम्हारा 10th का पेपर चल रहा हो, 8th के बच्चे के बगल में उसकी नकल कर लेना, पूरा वही मिल जाएगा। तो 9th के बगल में मत बैठना, 8th के बगल बैठना, हमेशा फायदे में रहोगे। वही वो भी कर रहा हो, वही तुम भी कर रहे हो, क्योंकि दोनों को वही चीज़ पढ़ाई जाती है। समझ में आ गई बात? और यही चीज़ अब तुमको ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अब तुम्हें 11th में नहीं पढ़ना, अब 12th में पढ़ना। एक साल भूलो, एक साल पढ़ो, पूरे वही चैप्टर्स। 8th के भी सारे वही चैप्टर्स, 8th, 10th और 12th एक हैं। या 12th के बच्चे को बता देना जब बोर्ड में बैठना, तो तुम हमारा भी करो, पास हो जाओगे। सही है कि नहीं? 8th से देख के 12th को बता देना, तुम बीच का लिंक बन जाओगे। अब देखो, तो रेस्पिरेशन 2 तरीके का है। मेरे पास बुक रखी है, तो आप देखोगे तो पता चल जाएगा, वही सब पढ़ा।
वहां पर भी दो है। एक है दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा क्या है बोलो, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। हमने तो एमएससी किया केमिस्ट्री से, हमने देख लिया कि यही खेल चल रहा है, सारी बुक में यही खेल चल रहा है। ये चालाकी है, एक सरकार की चालाकी तो है, या फिर मैकाले की शिक्षा नीति है जिसने ऐसा बनाया कि अल्टरनेट करके पाओ। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जो द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन। क्या तुम्हारे अंदर जो रेस्पिरेशन चल रहा है उत्कर्ष वो एरोबिक है कि एनारोबिक? क्योंकि हम एयर भी तो ले रहे हैं ना। तो द रेस्पिरेशन which takes place in presence of air, उसको क्या कहेंगे, ऑक्सी श्वसन, और दूसरे को कहेंगे अनऑक्सी श्वसन। एयर का मतलब O2 समझिए, जैसे फूड प्लस O2 गिव्स, इससे क्या होगा, CO2 बनेगा, वाटर बनेगा प्लस एनर्जी। इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि आपने कई बार तो ये लिखा ही, फिर से एक बार लिखेंगे कि हमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज से ही हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे। प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है, बट वो इमरजेंसी वाली, हमने आपको पहले ही बताया है। तो इमरजेंसी फूड है, जब भूकंप में दबे रहोगे तब उससे एनर्जी मिलेगी। फैट से भी एनर्जी मिलती है, लेकिन भूकंप में 15 दिन दबे रहोगे तब। पहले तो ग्लाइकोजन ही टूटेगा ना। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, C6H12O6 प्लस 6O2। और कुछ लिखना है सुजान इधर, कितना ठीक है। तो आपने ग्लूकोज खाई, सांस ली, फिर क्या हुआ, आगे क्या हो जाएगा, 6CO2 प्लस 12H2O और प्लस 38 ATP। ATP का भी मतलब समझना है। ये चीज कहां पर हो रही है, दिस टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। और जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ इट, the respiration which takes place in absence of, अब जरा देखो, कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम्पल के तौर पर एनारोबिक रेस्पिरेशन में तुम किसी बर्तन में अंगूर का रस भर के रख दो और थोड़ा सा ईस्ट डाल दो। ईस्ट तो बैक्टीरिया है, वैसे तो सबको पता ही है, क्योंकि मेरे पास ड्राइड ईस्ट है। इसको खमीर खाने के लिए भी खमीर भी कहते हैं। तो ड्राइड ईस्ट है, तो दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ बैसिलस। हमें लगा ना, ऐसा हो तो बैसिलस कहेंगे और ऐसा हो तो कोकस कहेंगे कि नहीं, स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये एक तरीके के बैसिलस है, रॉड लाइक है। तो इनको अगर आपने किस में डाल दिया बताओ, अंगूर के रस में डाल दिया और डिब्बा बंद कर दो ढक्कन, 15 दिन हो जाए, मजे से खोलो और खूब स्मेल आती रहेगी। अब उन्होंने उस शुगर को बना दिया है अल्कोहल, मजे से शराब पियो 15 दिन बाद। 10 रुपए का पैकेट है और घर महक जरूर आएगी, नाक बंद कर लो और उसको आराम से। तो ये इट इज, व्हाट डज इट डू, इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू अल्कोहल इन एब्सेंस ऑफ एयर। अगला पेज पलटोगे तो ऊपर ही दिख जाएगा उसकी रिएक्शन। तो ये क्या करा, पलटो अगला पेज, ऊपर दिख गया। तो ये क्या करेगा बताओ, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या होगा, दैट इज फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू अल्कोहल विद हेल्प ऑफ ईस्ट। ठीक है, दैट इज fermentation of ग्लूकोज का
फर्मेंटेशन बाय ईस्ट। इस चीज को अलग अलग समझें, ठीक है। तो ये पैकेट आप देख लें, आगे भी बढ़ा दें। इससे देखो तो आपको पता चल जाएगा वैसे वैसा है। Now, there are two different process. सबसे पहले ये जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन इज केमिकल प्रोसेस, और ब्रीदिंग तो सिर्फ सांस लेना है। ब्रीदिंग इज फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग क्या है? दैट इज रिदमिक, inhaling and exhaling of air by the movement of diaphragm is known as breathing. Inhaling, exhaling, हवा को अंदर लेना, ठीक है। Taking in air, taking in oxygenated air and throwing out deoxygenated air rhythmically by the movement of diaphragm is called, बोल बात समझ आ गई? Rhythmic inhaling and exhaling of air by lungs। ऐसा कौन कर रहा है? Lungs under the effect of diaphragm is called breathing। ये देखो, मान लीजिए कि नेसल कैविटी से यहाँ पर दीज आर, ये दो अलग अलग, ये विंड पाइप है। विंड पाइप से दो यहाँ पर क्या है? ब्रोंकाई, और फिर और आगे चल के ये लंग्स में जाएंगे, ये दो। तो विंड पाइप, ये जो विंड पाइप है ये नेसल कैविटी से, ठीक है। विंड पाइप देखो, विंड, इसे ट्रैकिया भी कहेंगे। तो विंड पाइप का दूसरा नाम क्या है? ट्रैकिया। इसके नीचे ये क्या है बोलो? और ये पूरा का पूरा दैट इज, इसको ऐसे ही देखने हैं अभी ये। तो अब ये मुझे बताओ कि ये अगर मान लीजिए ये ऊपर गया तो हवा बाहर फेंकी जाएगी कि अंदर आएगी? ये लंग्स है। तो ये मुझे बताओ, अगर डायफ्राम ऊपर गया तो हवा बाहर जाएगी कि अंदर आएगी? बाहर जाएगी। तो जब जब डायफ्राम ऊपर उठेगा कहेगा हवा से बाहर निकलो, हम ऊपर आ रहे हैं, और जब नीचे जाएगा तो वैक्यूम नहीं जनरेट होगा। तो व्हेन डायफ्राम मूव्स अप, क्या होगा बोलो? डायफ्राम मूव्स अप। जैसे ये है, एक है ये सांस लेना, तो वो जब, अरे तुमने सांस ली लेकिन तुम्हारा चेस्ट 5 सेंटीमीटर ज़्यादा नहीं एक्सपेंड हुआ, रिब्स, चलो तुम सेना में भर्ती होने के काबिल नहीं, बाहर निकलो। वो देखेगा तुम्हारा चेस्ट एक्सपेंशन क्या ये 90 to 95 है, या अगर 85 से 90 है, जितना भी चेस्ट है। कुछ लोग पतले होते हैं और कुछ लोग मयंक की तरह मोटे, कुछ चंद्रशेखर की जगह। तो उसमें देखा जाएगा कि कुछ भी हो, तुम इतना एक्सपेंड कर पा रहे हो कि नहीं, कि अपने लंग्स में इतनी हवा भर पा रहे हो। इफ़ यू कैन नॉट एक्सपेंड योर रिब्स, रिब्स का एक्सपेंशन होता है, ये रिब्स है ना, ऐसे मूव करती हैं, दीज आर द रिब्स। तो जैसे ये इसमें भी बनी गई हैं, तो ये आप यहाँ देखिए, दीज आर द रिब्स, और इनका मूवमेंट होगा, तो रिब्स मूवमेंट। जैसे यहाँ पर स्केलेटन में देख रहे हैं, तो इसके पास रिब्स है कि नहीं, तो रिब्स का मूवमेंट होगा। तो 5 सेंटीमीटर है, तो जब जब बोलो डायफ्राम ऊपर जाएगा, तो ये सांस निकली है, हमारी सांस बाहर निकली, तो ये बताओ डायफ्राम ऊपर गया होगा कि नीचे? ऊपर। सो इफ डायफ्राम मूव्स अप तो क्या होगा? लंग्स गेट कॉन्ट्रैक्टेड, रिब्स क्या होगा? आल्सो गेट कॉन्ट्रैक्टेड। लंग्स श्रिंक्स होगा कि नहीं? लंग्स क्या होंगे बोलो? श्रिंक हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। और डायफ्राम और ये जो रिब्स हैं उनका क्या होगा? ये जो रिब्स हैं,
रिब्स भी आपस में एक दूसरे पे चलती है, यहाँ पर इनका वो है, एक दूसरे के अंदर जाती है, रिब्स मूव करती है ना आपस में, ऐसे ऐसे होती हैं। तो ये केज है लंग्स का, कि ये नहीं कि कोई मार दे तो हमारे लंग्स ही डैमेज हो जाए, तो ये रिब्स उसको बचाती है। तो अब क्या क्या काम हो रहा है बताइए। डायाफ्राम मूव्स अप, ये मैं बात कर रहा हूं एक्सेलिंग की, तो लंग्स क्या होगा, लंग्स साइज डिक्रीजेस और रिब्स क्या होंगी, क्या कॉन्ट्रैक्ट होंगी, कॉन्ट्रैक्ट। और हवा कहाँ जाएगी बताओ, एयर इज ब्लोन आउट, डीऑक्सीजनेटेड एयर इज थ्रोन आउट। इस प्रोसेस को तुम, अगर तुम्हारे घर में पेप्सी की बोतल हो और पेप्सी की बोतल में यहाँ पर क्या करो, एक बैलून डाल दो ऐसे, इसके अंदर बैलून डाल दो और यहाँ पर एक दूसरा रबर बैंड के साथ बैलून लगा दो, यहाँ भी एक बैलून बांध दो। अब मुझे बताओ, इस बैलून को जब तुम खींचोगे तो क्या होगा, इसमें हवा भर जाएगी, क्योंकि यहाँ तो अंदर हवा है नहीं। खींचोगे तो इसको तुमने खींच लिया, तो खींचने से क्या होगा बोलो, इफ यू आर स्ट्रेचिंग दिस मेम्ब्रेन, अल्टीमेटली यहीं से तो हवा आ सकती है, और इस बैलून का साइज क्या होगा, क्या ये बढ़ नहीं जाएगा, ये वीडियो में हम देखेंगे। तो अल्टीमेटली जब जब डायाफ्राम डाउन जाएगा तब तब ये अंदर के जो लंग्स हैं या बैलून है, क्या वो बढ़ नहीं जाएंगे, और डायाफ्राम ऊपर चला जाए तो क्या होगा, सारी हवा फेंक देगा। तो ये ऐसी स्थिति है। और एक दूसरी स्थिति देखो, ये डायाफ्राम तुमने नीचे खींचा, अब इसी बोतल में, ये बोतल है, बोतल में तुमने एक बड़ा बैलून लगा दिया महंगा वाला, और ये इसी में एक अंदर बैलून ऐसे ही डाल दिया। अब ये देखो, इसको तुम अंदर की ओर दबाओ, तब क्या होगा बोलो, तो इस बैलून में जो हवा भी होगी वो भी सब निकल जाएगी, सारी हवा बाहर आ गई। तो ये डायाफ्राम आप ऊपर करोगे तो इसी से तो हवा निकलेगी, जो बची खुची हवा है वो भी निकल जाएगी। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ, ये एक्सेलिंग है कि इनहेलिंग, तो एक्सेलिंग में सब लिखना है। अब देखो, ब्रीदिंग में हमने एक्सेलिंग देख लिया, इसका एक एक्सपेरिमेंट देखो। Inhaling and exhaling by experiment of balloon। अच्छा, इसको दिखाना चाहिए, तो ये दिखा रहा है, वर्किंग हो रही है। Comfortable and stylish summer outfits from Amazon. Choose your style according to your comfort. Which one is your favorite? ये स्ट्रॉ से जोड़ लिया, दो स्ट्रॉ, दो लंग्स बना रहे हैं, ये बिल्कुल वैसे ही लगेगा, हमने तो एक लंग्स दिखाए थे। देखो, अब इन्होंने एक बॉटल ले ली, बॉटल में छेद कर दिया, और कहीं से हवा नहीं आ जा सकती है, थोड़ा ग्लू लगा लोगे तो बिल्कुल सील हो जाएगी। ये देखो, ये बिल्कुल सील हो गया, और नीचे भी रबर बैंड लगा दिया। क्या देखो, हवा फूल रही है, नीचे पे क्या हो रहा है देखो, बढ़ रही है, और ऊपर जाने पे समझ आ गया कि नहीं, बताओ। Inhaling and exhaling animation। ओके, ये देखो, दिस इज लंग्स का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है। ह्यूमन लंग्स यानी हमारे फेफड़े। दोस्तों, लंग्स हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है।
क्योंकि ये हमारे शरीर का वो हिस्सा है जो हवा से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके हमें जिंदा रखता है। तो आइए आज इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से जानते हैं कि हमारे लंग्स कैसे काम करते हैं। हमारे हमारे लंग्स स्पंजी टिश्यू के बने होते हैं। जिस तरह से स्पंज से हवा निकाल देने से वो बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं और हवा भरने पर फूल जाते हैं, ठीक इसी तरह से हमारे लंग्स भी होके रखती है। लंग्स को दोनों रिब लंग्स के केज बीच हमारा में दिल ढक होता रखना, है। ये देखो। हमारे दोनों लंग्स बराबर नहीं होते हैं। राइट वाला लंग्स लेफ्ट वाले लंग्स से थोड़ा सा बड़ा होता है। राइट लंग्स में 3 लोग होते हैं, राइट जबकि लोब लेफ्ट है, लंग्स से इसमें 2 दो लोग है, से ये भी मिलकर बना दिखाएंगे। होता है। लेफ्ट वाले लंग्स को नेचर ने थोड़ा छोटा इसलिए बनाया है ताकि हमारा दिल इसमें फिट हो सके। हमारे दोनों लंग्स के नीचे एक मसल्स होता है जो कर्व शेप में होता ये है, डायफ्राम। इसे डायफ्राम कहते हैं। हमारे सांस लेने के प्रोसेस में इस डायफ्राम का बहुत बड़ा रोल होता है, हवा को बाहर निकाल देते हैं। ये जिसे ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया ये ट्रैकिया विंड नीचे पाइप। ऊपर 2 पार्ट में डिवाइड ये हो जाता है ब्रोंक- और ये दोनों ब्रोंकाई पार्ट है। दोनों लंग्स के अंदर चले जाते हैं। लंग्स के अंदर ट्रैकिया पेड़ की शाखाओं की तरह बहुत सारे हिस्सों में बढ़ जाता है, जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। इन ब्रोंकाइल्स के लास्ट में गोल शेप के बहुत छोटे सारे छोटे लेयर बैलून होते है, हैं, इसमें भी जिन्हें बैलून के alveoli बच्चे होली के बैलून ये देखे alveoli हवा से वैसे ऑक्सीजन होते को हैं। एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। हवा जाएगी तो सारे बैलून फूल जाएंगे और लंग्स भी फूल जाएगा, तो नहीं? फाइनली चलिए अब देखते हैं कि हमारे लंग्स कैसे काम करते हैं। हमें ब्रीदिंग हमारे देखनी है। एटमॉस्फेयर में जो हवा है, यानी जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उसमें 98% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी के 1% में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अदर गैसें मौजूद है। जब हम सांस लेते हैं तब हवा ट्रैकिया और ब्रोंकाइल से होते हुए लास्ट में एल्वियोली तक पहुंचती है। यहाँ एल्वियोली हवा में मौजूद ऑक्सीजन चले जाते हैं, जहाँ हमारा दिल इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे खून को। अब अगर आप ये जानना इससे कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती। तुम्हें समझ में तो आ गया ना कि क्या होता है। ये पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ बात कर रहा हूँ। अभी तुमने एक्सहेलिंग देख लिया ना, अब इनहेलिंग देखो। इनहेलिंग इज व्हाट? तो क्या क्या चीज होती होगी अब इनहेलिंग में? दैट इज ये ऊपर जाएगा तो एक्सहेल है, और ये क्या है? इनहेल, और दैट इज एक्सहेल। सो टेकिंग इनसाइड, ये क्या है? टेकिंग इनसाइड ऑक्सीजनेटेड एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स is called inhaling. Throwing out deoxygenated air, ठीक है, through nostrils is called exhaling. ठीक है, throwing out deoxygenated air. Through nostril is called, pair of nostril है, through pair of nostril is called exhaling. जो एक्सेल एयर करते हो, इससे किसी को तुम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी दे सकते हो। ये पूरी ही CO2 नहीं है। जितनी ऑक्सीजन है 4 पार्ट ऑक्सीजन है, 1 पार्ट ही CO2 है। ऐसा नहीं है कि पूरा तुम CO2 ही निकाल रहे हो कमरे में, नहीं निकाल रहे हो। सिर्फ उसमें से 80% ऑक्सीजन है और 20% ही CO2 है। इसीलिए तुम किसी को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हो तो भी वो जिंदा ही हो जाता है। कैसे हो जाता? अगर ना होती, सब CO2 होती तो मर ही जाता। तो तुम कैसे किसी को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, कृत्रिम श्वसन कैसे दे देते हो? दैट इज इसी तरह से, ठीक है कि नहीं? सो इट कंटेन्स 80% ऑक्सीजन एंड 20% ऑफ CO2। वो भी किसमें? हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन, उसको छोड़ दो। जो ऑक्सीजन है 21% ना, उसका बंटवारा कर रहा हूँ, उसका 80%, यानी उसका 16% O2 और बाकी 4%। समझ आ गई बात कि नहीं? ठीक है। सो इट कंटेन्स, जो एक्सहेल एयर उसमें क्या क्या होगा? कंटेन्स 80% O2, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा तुम बाइफरकेशन करना चाहो तो लिख दो 4% CO2, 16% O2, 70। उतना लिखना अच्छा नहीं लगेगा ना, ठीक है। और आपके लंग्स में हमेशा 5 लीटर हवा है, जिसमें से सिर्फ 1 लीटर ही आ जा रही है।
बाकी लंग्स में 4 लीटर हवा हमेशा भरी हुई है, वो बिल्कुल पिचक नहीं जाता। अब उस 4 लीटर हवा की वजह से ब्लड हमेशा एक्सचेंज कर रहा है। ये नहीं कि अब तो ब्रीदिंग आउट हो रही है, अब तो वो ब्लड कैपिलरीज जो एल्वियोली के गुच्छे नहीं थे बैलून के, उनके चारों ओर ही लिपटे हुए हैं। तो वहाँ तब भी जब तुम एक्सेल करो तब भी तुम्हारा 80% हवा बाकी है कि नहीं, रेसिडुअल एयर। सो देयर द एक्सचेंज प्रोसेस ऑफ गैसेस या O2 का डिफ्यूजन हो रहा होगा वहाँ पे। दैट ऑलवेज इट टेक्स प्लेस कंटिन्यूली, ठीक है। तो एक्सेल एयर कंटेन्स 80% O2 एंड 20%, यानी फिर भी हम कहेंगे देन ऑल्सो इट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड रिच। हाउएवर काशी जो हमारा एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है उसमें 78% N2 है, और बोलो दैट इज 21% क्या है, ऑक्सीजन है, और इसके अलावा 0.25% ही CO2 है। तो ये तो हमारे चारों तरफ की ऑक्सीजन, एंड दैट क्रिटिकल बैलेंस ओनली इज कॉजिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें डेलिकेट चेंज होने पर ही ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में जरा सा परिवर्तन हो, क्योंकि एक ब्लैंकेट है नहीं। तो अब आगे देखें, व्हाट डज इट मीन बाय इनहेलिंग। इनहेलिंग क्या है, दैट इज टेकिंग इन oxygenated air through nostril is called nostrils is called inhaling. अब देखो in this क्या क्या होगा, in this process diaphragm moves down, diaphragm नीचे चला जाएगा, lungs expands, lungs भी बढ़ जाएंगे, और ribs भी expand हो जाएंगे, ठीक है। फॉर ए हेल्दी पर्सन द कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ रिब शुड डिफर बाय 5 सेंटीमीटर और अबव। और अगर उससे कम है, थोड़ा थोड़ा ही हो रहा, तो समझो सही नहीं है, उसके अंदर कोई बीमारी है, या तो उसके लंग्स एफिशिएंसी के साथ काम ही नहीं कर रहे हैं। तो लंग्स एफिशिएंसी से कब नहीं काम करते हैं, जब सिगरेट पी लिया, ऐसा कर लिया। जो स्मोकिंग वाले पर्सन उन्हीं की केस में सकता, या कोई बहुत पॉल्यूटेड एरिया में रह रहा है। तो अब यहाँ तक आपने सारी बातें कर दी। तो द डिफरेंस बिटवीन चेस्ट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन शुड बी 5 सेंटीमीटर एंड अबव। तो किसी किसी को 90 सेंटीमीटर की आप लोग पहनते हो, तो जो भी बनियान पहनते हो तो 90 सेंटीमीटर की किसी की आती है, या किसी की 85 की भी कहो आती हो, तो इट शुड बी अबव, जैसे 85 सेंटीमीटर टू 90 सेंटीमीटर ऐसे हो। तो ये कॉन्ट्रैक्टेड है और ये एक्सपेंशन कर है, इतना होना चाहिए, एंड अबव ये होना चाहिए। द लंग्स कैपेसिटी इज ऑफ 5 लीटर, 5 लीटर की पेप्सी तक कितना पानी समझ लो, या रेल नहीं की बोतल। द लंग्स कैपेसिटी इज ऑफ 5 लीटर एंड ओनली 1 लीटर एयर is exchanged during breathing out, release. The residual air is always 80%. अगर मान लो 5 में से 4 लीटर बच गई तो क्या ये 80% नहीं है? 5 हिस्सा करो, 20 के 5 हिस्से करो तो 80% हुआ कि नहीं? So only 1 liter air is exhaled out. The residual air present in lungs is 80%.
ओके। अगली चीज, ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस, ये प्योरली फिजिकल है, इसका कुछ लेना देना नहीं है सेलुलर रेस्पिरेशन से। सेल में होगा रेस्पिरेशन, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में। सो इट इज ए फिजिकल प्रोसेस विच इज जनरेटेड और रेगुलेटेड थ्रू डायफ्राम। ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस, इसी में जो सांस लेते हैं उसको पान वायु कहते हैं, और जो निकली वो अपान वायु, यानी उसे कोई ले ना सके तो अपान वायु। तो ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग बोथ, इसमें दोनों आ जाएंगे ना, इन्वॉल्विंग इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। इट इज inhaling and exhaling है, regulated through diaphragm, up and down movement of diaphragm। तो दिव्या तुम्हारा ब्रीदिंग रेट कितना होगा, कभी गौर किया होगा, बताओ जरा। अप्रोक्सीमेटली बताओ। क्योंकि एमसीक्यू है भाई, आता है, ऐसे बच नहीं सकती हो। इसको देख रहे हैं बच्चे में कितना होगा और एक अंधी पर्सन। ब्रीदिंग रेट इन चाइल्ड एंड इन एडल्ट। सो देखो, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट, और जो बच्चा है वो ज़्यादा करता है, वो 30 से 60 ब्रीथ लेगा, और ठीक है चाइल्ड की ब्रीदिंग ज़्यादा होगी। हम बड़े के लिए इन एडल्ट ब्रीदिंग रेट इज 17 माना जाता है, अब इसमें ऐसे लिख दिया है, तो दैट इज 17 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। रेट इज 17 ब्रीथ पर मिनट। ब्रीथ लिखेंगे क्योंकि यूनिट में भी रस नहीं लगता, कभी भी ऐसा नहीं, मीटर्स तो नहीं लिखा जाता कभी, ठीक है। 17 ब्रीथ पर मिनट। इन चिल्ड्रन इट एक्सीड्स टू 25 ब्रीथ पर मिनट। ये तो हमने सब कुछ ब्रीदिंग के बारे में देख लिया, अब हम आगे देखते हैं। जो हमारे में प्रैक्टिकल दिखाया हुआ है, उस प्रैक्टिकल को देखो, एक डायग्राम दिखाया गया है 6.7। एयर बीइंग पास्ड थ्रू लाइम वाटर या एक पिचकारी हो, तो आप इसमें देखेंगे कि लाइम वाटर फ्रेशली प्रिपेयर्ड है। पहले भी तो आपने CO2 का टेस्ट देखा है कि नहीं? तो अगर इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर डाल तो लाइम वाटर में कुछ नहीं मतलब है, सिर्फ तुम कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कि क्या कहते हो, क्विक लाइम। तो क्विक लाइम किसी भी दुकान से, जो सीमेंट वाली की दुकान से या चूने का सामान मिलता है, चूना ले आओ बस, कर दो थोड़ा चूना, ऐसे ही दे देगा, बाहर रखा रहता है बोरी में, उसको पानी में डाल दो और लाइम वाटर बन जाएगा, नीचे बैठ जाएगा सब कुछ। ऊपर का पानी ले लो बस, नहीं तो ऐसे तुम नीचे चूने वाले में डालोगे तो वो चूना ही घुल जाएगा, तुमको लगेगा ये तो मिल्की हो गया। ऐसा नहीं करना, चूना हटा देना और उसको डिकेंटेशन कर लेना, सावधानी से दूसरे कैन में ले लेना, इसी को तो डिकेंटेशन कहते हैं। डिकेंट करने के बाद उसमें ब्लो करना स्ट्रॉ से, तो जो तुम्हारे माउथ से एयर आ रही है वही तो, अब फेरिंग्स तो दोनों को जोड़ रहा है ना, तुम नाक से ना निकालो, मुंह से निकाल दो। फेरिंग्स क्या है, वो रोग थोड़ी ना रहा, सांस तो कहीं से भी ले सकते हो, नाक बंद कर दे तो कोई मुंह से ले लो, वो भी तो विंड पाइप में ही जा रही है कि नहीं जा रही है। तो अब जब आप माउथ से इसे स्ट्रॉ को ब्लो करोगे
तो क्या होगा बोलो? ठीक है, तो ये माउथ से ब्लो कर लो। नाउ अब देखिए, तो इससे क्या होगा? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। और जबकि पिचकारी से करोगे तो कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पिचकारी में तो वही हवा है जो बाहर है, वो कोई वैसा थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड रिच थोड़ी ना है। तो पहले केस में दैट इट रिमेन्स कलरलेस, और दूसरे वाले में जिसमें मुंह से कर रहे हो तो उसमें क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। इट रिमेन्स कलरलेस। हमने भी यहाँ किया था लेकिन वो हो नहीं पाया था क्योंकि चूना बहुत पुराना था, तो वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं हो पाया था। अदरवाइज नया लाते तो कर ही लेते। अब देखिए, सो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। क्या शो करता है बताओ? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये CO2 आई कहाँ से? अभी तुमको फ्लो चार्ट नहीं दिखाया था? फूड प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी दिखाई थी कि नहीं जब सबसे पहले बनाया? इससे क्या पता चला? अब वो जब सारे माइटोकॉन्ड्रिया ने CO2 रिलीज की तो उसी को तो ब्लड ला के कहाँ छोड़ गया? लंग्स में छोड़ गया। अब उनको तो लंग से बाहर निकलना ही। डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस इन विच गैसेज मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू। बताओ ये चीज देखो, ये बताओ, ये लंग्स में क्या ब्रोंकियोल्स हैं? देखो, एक को कहेंगे ब्रोंकस। क्या कहेंगे? ब्रोंकस। और लेकिन दो मिल जाए तो ब्रोंकाई। इनका प्लूरल क्या है? ब्रोंकाई। अब एक के भी बहुत सारी इसमें ब्रांचेस हैं, और उन ब्रांचेस के लास्ट में क्या होगा? एल्वियोली। एल्वियोली आर द बैलून लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो, इनके एंड में क्या बना होगा बोलो? और फिर उसकी कवरिंग कोई लंग्स कहेंगे, ये सब। तो जब इनमें ये आएगा तो इसके ऊपर कौन लिपटा हुआ है बताओ? कैपिलरी। इनके ऊपर कौन लिपटा हुआ है? ब्लड कैपिलरीज है, ऐसे लिपटी हुई है ऐसे। तो ये देखो, ये इसके ऊपर कौन है? अब ये दो ब्लड कैपिलरीज हैं। कौन कौन सी दो ब्लड कैपिलरीज? जरा चेक करो। एक हार्ट से आ रही है, ये हार्ट से आई, और एक हार्ट को गई। ये हार्ट से आने वाली है, हार्ट को जाने वाली। हार्ट ने कोई भेजा ब्लड कैपिलरी से, ब्लड को जाओ पल्मोनरी साइड पे जाओ, ऑक्सीजन लेके आओ। तो जिस ऑक्सीजन में जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं, वो देख लेना, ये सब वेन्स है, नीली नीली है, देख लो अपने हाथ में, ये डीऑक्सीजनेटेड है, देख लो तुम्हारे हाथ में भी वेन्स दिख रहे हैं। तो वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो वो कैसी दिखेगी? ब्लू। तुमने कभी देखा होगा कि वैम्पायर का मुंह से नीला खून बहता हुआ, डीऑक्सीजनेटेड, देखा कि नहीं पिक्चरों में? इसका मतलब है कि वो जीवित नहीं। तो ये कहाँ से आई बोलो? हार्ट से। हार्ट से यहाँ आई, और जैसे उसने यहाँ से, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ने जैसे ऑक्सीजन को बंद किया, लाल हो, व्हेन इट बाइंड्स ऑक्सीजन इट्स कलर चेंजेस टू रेड, और रेड लेकर के वहाँ चली गई। बात समझ आ गई कि नहीं? तो अब यहाँ से ये सब क्या काम हो रहा है? ऑक्सीजन ले लेके जा रहे हैं। फिर से समझो, मेरा कहने का मतलब है दिस इज द साइट। जो भी एल्वियोली है वो क्या है बताइए? मैं एक एल्वियोली की बात कर रहा हूँ, एक की बात करो, इसी को बड़ा कर दो। यहाँ से अब ये क्या है बताइए? ये जो आ रही है, दैट ब्लड कैपिलरीज इज कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रही बताइए? दैट ब्लड कैपिलरी इज कमिंग फ्रॉम हार्ट। हार्ट ने भेजा, और यहाँ पर जैसे ही इसने यहाँ से O2 को कलेक्ट किया, बोलो इसका कलर क्या हो गया? रेड। सो O2, when O2 binds with hemoglobin, the color of blood changes to red. पहले इसके पास O2 थी ही नहीं, CO2 लेके आ रहा था। अच्छा, जब ये यहाँ से CO2 लेके आया तो इसने CO2 किसको दिया? लेके ये कहाँ से आ रहा था बताओ? ये CO2 लेके आ रहा था, क्योंकि पूरी बॉडी ने तो CO2 रिलीज किया। अब ऐसे बोलना, CO2 from blood is released to pulmonary site। कहाँ से डिफ्यूज हुई? From blood capillary to pulmonary site डिफ्यूज हुई। और O2 diffuses
फ्रॉम पल्मोनरी लंग्स को कहते हैं, पल्मोनस कहते हैं, लंग्स को क्या, या आप लंग्स ही बोल देना ना, 2 दिन बाद पल्मोनरी बोलने लगना। तो CO2 डिफ्यूजर्स, क्योंकि जो ब्लड है उसमें CO2 ज़्यादा है, सब माइटोकॉन्ड्रिया ने रिलीज किया होगा। CO2 डिफ्यूजर्स फ्रॉम ब्लड टू लंग्स, ऐसे बोल दो ना, फ्रॉम ब्लड टू लंग्स, एंड O2 डिफ्यूजर्स, तो CO2 कहाँ चली जाएगी बोलो, इसमें जो CO2 है क्या वो इसमें चली जाएगी, और O2 किस में चली जाएगी, जैसे ही O2 जाएगी, अभी वीडियो थोड़ी देर में दिखाएंगे, तुरंत ही हीमोग्लोबिन का कलर ही चेंज हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा, जैसे O2 लेता है रेड होते होते निकल जाए। बात समझ आ गई? तो मेरा कहने का मतलब है, इस एक्सपेरिमेंट्स में क्या बताया, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट एक्सेल्ड एयर किसमें रिच है बोलो, इज रिच इन CO2। सिर्फ इतना ही तो देखा गया। ये एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है तुम्हारी बुक में, कि जो तुमने हवा निकाली उसमें CO2 थी, तभी तो लाइम वाटर मिल्की बना। सो दैट एक्सेल्ड एयर इज CO2 रिच। या इससे और क्या पता चला, बताओ अंशु दिया, दैट इज रेस्पिरेशन रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, इससे यही तो पता चला। सो रेस्पिरेशन रिलीजेस CO2, ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट होगा हो गया। इससे ये पता चल गया कि रेस्पिरेशन से क्या चीज निकलती है, CO2। आगे की बात देखो, कुछ चीजें आपसे कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इन टेस्ट का, और क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एंड प्रोसेस इन्वॉल्व इन इट। नहीं करो, तो रेशो क्या होगा अभिषेक O2 और CO2 का एक्सेलियन? परसेंट रेशो बताओ, पहले O2 बोलो, 4:2 है, 4 है ना। फोर इज टू वन है, 80:20 क्या हुआ, 80% और 20% बोलो, 20 से डिवाइड, क्या 4:1 नहीं होगा, 80% और 20% तो करो 20 से डिवाइड। 80% ऑक्सीजन रहती, 20% CO2 और 20 डिवाइड करो तो 4 ऐड होगा ना, नहीं एयर जो तुम अब छोड़ रहे हो,
वो 78 सिर्फ हम इन दोनों का रेशो पूछ रहे हैं। नाइट्रोजन तो होती है लेकिन इनमें वो 16 और 4 का रेशो है, तो 4:1 है या 80% और 20। जो ऑक्सीजन और CO2 का रेशो नहीं, नाइट्रोजन तो जितनी थी वही रहेगी। चलिए so Aman, you can leave now, thank you. Thank you, sir. Okay, all of you can leave.